हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और इसमें सीखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है और एंगल ऑफ रिपोज अगर कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और एंगल ऑफ रिपोज की अगर कंडीशन आती है तो किस तरीके से उस कंडीशन को सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर देखनी है। ठीक है, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे इसके प्रोसीड करेंगे और लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म होने के कगार पे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने लिख दिया ताकि टाइम हमारा बच जाए इसके लिखने में, क्योंकि ये इतना थ्योरी पार्ट है। ठीक है, चलिए समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज। हमारा टारगेट यहाँ पे है कि एंगल ऑफ रिपोज आखिर होता क्या है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और हैं, समझ लें उसको। ठीक है, देखिए नॉर्मली इसको हम आपको बता देंगे, लेकिन क्या ना कि डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, अगर बात करें इसमें तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई बॉडी रखी गई है और उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को हम लगातार इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है उसके एंगल को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है। आगे बोल रहा है कि एट सम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए ये हमने ऐसे रख दिया है। देखिए, ये हमने ऐसे रख दिया इसको। ठीक है, और देखिए ये प्लेन से हम इसको कुछ एंगल पे ऐसे कर दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम बढ़ाते जाएंगे एंगल, वैसे वैसे ये फिसलता चला आएगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल बात करें तो अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये तो गिरेगा नहीं। ठीक है, ये स्लाइड तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि ये इसको हम कुछ एंगल पे ऐसे ऐसे उठाते हैं। ठीक है, जब ऐसे एंगल धीरे धीरे उठाएंगे तो देखिए एक समय के बाद ये फिसलना शुरू हो जाता है, एक समय के बाद फिसलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है यही चीज़ कि एट सम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसके ऊपर कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे। हम देखिए, आप खुद देखिए, हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस एंगल पर ये स्लाइड करना शुरू कर देता है, देखिए वो क्रिटिकल कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, जब ये बॉडी को ही स्लाइड करना शुरू कर दे, तो हम वही बात कर रहे हैं कि दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ये बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ही बेहतर ये है। इसको अगर सीखते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि कोई बॉडी कब स्लाइड करना शुरू कर देगी। आगे की बात करते हैं। द एंगल ऑफ रिपोज इज दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन at which a body placed on the incline starts sliding down due to its own weight। ये खुद के वेट के कारण ऐसा होता है, यानी वही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट या ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपस में बराबर होते हैं। इसको हम थोड़ी देर बाद सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो इसे एक बार देखिए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अपन आगे सीखते हैं। इसकी जो एंगल ऑफ रिपोज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसे भी अपन सीखेंगे। ठीक है, तब तक ये देखिए।
चलिए, ये थोड़ा हमने टाइम बचाने के लिए ये वीडियो पॉज किया था ताकि हम इसको इरेज कर सकें। चलिए अब आगे समझते हैं कि ये जो एंगल ऑफ रिपोज का खेल है ये किस तरीके से खेला जाएगा, मतलब थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ज़रा इस चीज़ को आप समझिएगा। मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है, हमसे बात कर रहे इसी वाले थीटा के बारे में। ये कुछ ऐसा है कि आप इसको ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इस वाले को अगर ऊपर उठा सकते हैं धीरे धीरे या नीचे धीरे धीरे ला सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, मतलब ये इसको आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन इसका म्यू गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका म्यू गिवन है। ठीक है, अब हमसे देखिए बात कर रहा है इसी थीटा के बारे में कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज बताइए। तो एंगल ऑफ रिपोज वाले कंडीशन में क्या अभी हमने डेफिनेशन या फिर इसके थ्रू क्या देखा है, हमने ये देखा है कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जब ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाए। मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी बढ़ा दिया एंगल ऑफ रिपोज से, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया एंगल, तो ये तुरंत नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। तो हम बोलते हैं इसको जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन हम इसकी बात कर रहे हैं। जब जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक है वो स्लाइड तो कर नहीं रहा है, वो स्लाइड करने की स्थिति में है, कंडीशन में है। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि v की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये अभी चल नहीं रहा है, चलने की कंडीशन में है। ठीक है, ये है, तो v की वैल्यू 0 है। अब देखिए बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो सारे जो जितने भी फोर्स हैं सभी फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, इधर की तरफ एक होगा कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक ये रहेगा और एक आपका ये नॉर्मल रहेगा और एक पीछे की तरफ आपका ये फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शन किधर रहेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि ये आगे जाना चाहता है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये थीटा हुआ तो ये वाला हमारा क्या होता था, थीटा होता था। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता था आपका mg साइन थीटा, बिल्कुल mg साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला क्या होता था, mg कॉस थीटा, ये हो जाता था। ये आपका n, ये आपका f, ऐसा कुछ हो जाता था। इधर आते हैं ज़रा FVD बनाते हैं इसका। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये ऐसे है, ठीक है, एक आपका ऐसे है, एक आपका ऐसे है, कुछ इस तरीके से है। ये आपका थीटा है, ये mg है, ये आपका mg कॉस थीटा है, ये आपका दिया है mg साइन थीटा, और ये आपका है n, और इसकी बात करें तो ये आपका f है। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन, तो इन्हीं दोनों फोर्सेस से मतलब है ना। अगर ये आएगा तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, इधर या इधर तो जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन बात हो रही है कि ये जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन है, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपने मैक्सिमम पे होगा, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो लगेगा ये अपने मैक्सिमम पे होगा, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये रेस्ट पे होगा। ध्यान से फिर से समझिए, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जस्ट स्लाइडिंग का कंडीशन है, मतलब स्लाइड नहीं कर रहा है, किसी भी तरह मूव नहीं कर रहा है। तो नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब आपस में बराबर होंगे तो आपस में बराबर होने का मतलब F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा है, F इक्वल्स टू mg साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये जो F लिखा है ना, आप इसको F मैक्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे F मैक्स, और यहाँ पे बोल सकते हैं F लिमिटिंग, मतलब F लिमिटिंग भी बोल सकते हैं और F मैक्स भी बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर अब बात करें कि F L
इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा या एफ एस मैक्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, तो ये क्या होता है, ये होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू एस है या म्यू के है, ये तो गिवन नहीं, बस म्यू दिया है, तो म्यू एन इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये आ गया। चलिए अब एन के बारे में देख लेते हैं। एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। इसको यहाँ पुट किया जाए तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ये आ गया। देखिए एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, इसको इधर भेजिए तो म्यू इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टेन थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर आ गई है, ऐसा आ गया है ना। तो यहाँ से आप थीटा क्या ले सकते हैं, थीटा आप ले सकते हैं टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या आ गया, टेन इनवर्स म्यू, यानी कि ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है, एंगल ऑफ रिपोज।